अब हम जानेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे हड़प्पा वासियों का जो आर्थिक जीवन था कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था और राजनीतिक जीवन कैसा रहा होगा। सबसे पहले हम जानेंगे उनका सामाजिक जीवन कैसा था। स्टूडेंट, हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, ये इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा लिख सकते हो, और एक विस्तृत सभ्यता थी और इसके पुरास्थलों से हमें बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। उन्हीं के आधार पर पुरातत्वविद इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का वर्णन करते हैं। सामाजिक जीवन के बारे में सबसे पहले जानेंगे। खोजों से मिले अवशेषों के आधार पर हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन इस तरह का होता था, यानी पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि किस तरह का उनका सामाजिक जीवन रहा होगा। क्योंकि उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, तो पुरातत्वविद पूरा अवशेषों के आधार पर ही उनके जीवन का चित्रण करते हैं। सबसे पहले परिवार, यानी उनके परिवार कैसे होते होंगे। पुरातत्वविदों के अनुसार उनके परिवार संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि उनके घर बहुत बड़े मिले हैं, 3-4 कमरे यानी 4-5 कमरे अवश्य ही होते थे। तो पुरातत्वविदों के अनुसार शायद उनके परिवार संयुक्त परिवार होते थे। समाज मातृसत्तात्मक था, यानी बहुत सारी मूर्तियां मिलना, यानी विशाल भवनों के आधार पर और स्त्रियों की मूर्तियां बहुसंख्या में मिलने के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि संयुक्त परिवार थे। और मातृसत्तात्मक समाज था, यानी स्त्रियों का ज्यादा आदर होता था। सामाजिक जीवन का दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स बनता है सामाजिक वर्गीकरण, यानी समाज को कितने भागों में बांटा गया था। पुरातत्वविदों के अनुसार संभवतः उस समय समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। अब उनकी लिपि न पढ़े जाने के कारण उस समय कितने वर्ग थे, क्या उस समय कोई जाति व्यवस्था थी या नहीं थी, इसके बारे में नहीं जाना जा सका है। लेकिन जो वस्तुएं मिली है उनके आधार पर पुरातत्वविद बताते हैं कि उस समय अवश्य ही 3 वर्ग रहे होंगे। कौन से? शासक तथा धनी वर्ग, जो दुर्गों और विशाल भवनों में रहते थे। जो उस समय के भवन मिले हैं उन्हीं के आधार पर पुरातत्वविद इस बात पर जो है पहुंचे हैं। मध्यम वर्ग होगा, जिसके निवास अपेक्षाकृत धनी वर्ग से छोटे होते थे, और एक निम्न वर्ग रहा होगा जो कि झोपड़ियों में रहता था। यानी समाज 3 भागों में बटा हुआ था, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग जो कि गरीब वर्ग होता था। अब है स्टूडेंट्स, वो भोजन कैसा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन खाने के बहुत ही शौकीन थे। वो शाकाहार, जिसमें मुख्य रूप से अनाज, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, चावल, बाजरा, रागी आदि के जले हुए जो दाने मिले हैं, इस बात का प्रमाण है कि ये लोग शाकाहारी थे। लेकिन वो लोग शाकाहारी होने के साथ साथ मांसाहारी भी थे, क्योंकि ऐसे प्रमाण भी मिले हैं। जीव पुरातत्वविदों के अनुसार भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि ये लोग पालते थे, और इसके साथ ही पक्षियों व मछलियों की हड्डियां मिलना इस बात का संकेत है कि ये लोग इनका भोजन भी करते होंगे, यानी मांसाहार भी वो खाते होंगे। फिर स्टूडेंट्स, वस्त्र, यानी इस सभ्यता के लोग वस्त्र कैसे पहनते थे। सूती व ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े ये लोग पहनते थे। ऐसा पुरातत्वविद मूर्तियों की वेशभूषा से अनुमान लगाते हैं, यानी जो मूर्तियां मिली हैं उनके जो पहने हुए कपड़े हैं उनसे अंदाजा लगाया है कि ये लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। स्त्रियां लहंगा पहनती थी व पुरुष धोती पहनते थे, तथा ऊपरी भाग में दोनों ही एक चादर का प्रयोग करते थे या एक शाल का प्रयोग करते थे, और स्त्रियां सिर पर एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनती थी जो पंखे की तरह उठा होता था। कुछ और भी सबूत इनके मिले हैं वस्त्रों से संबंधित, जैसे तकलियों का मिलना, चरखे की जो तकलियां होती हैं, और सुइयों का मिलना इस बात का प्रमाण है कि ये लोग कपड़ा बुनते भी थे और उसे सिलते भी थे। अब स्टूडेंट्स, ये आभूषण कैसे पहनते थे। कहते हैं जो पुरातत्वविद है उनके अनुसार पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण पहनते थे, और आभूषण पहनने के दोनों ही शौकीन थे। शरीर का कोई भी अंग ऐसा न था जिसे वो अलंकृत न करते हो, सजाते न हो। उनके प्रमुख आभूषण थे हार, चूड़ियां, कड़े, अंगूठी, बाजूबंद, नथनी, पाजेब, कानों की बालियां आदि। धनी लोग सोने, चांदी, मूल्यवान पत्थरों तथा हाथी दांत के बने होते थे उनके जो आभूषण होते थे धनी लोगों के, और जो गरीब लोग थे उनके आभूषण तांबे तथा हड्डियों के बने होते थे। खुदाई में बहुत सारे आभूषण मिलना इस तथ्य को प्रमाणित करता है, यानी खुदाई में बहुत सारे आभूषण मिले हैं, सोने, चांदी, मूल्यवान पत्थरों के, हाथी दांत के और तांबे के और हड्डियों के बने हुए। अब है स्टूडेंट्स, ये लोग
हार श्रृंगार कैसे करते थे, यानी उस समय स्त्रियां हार श्रृंगार कैसे करती थी। पुरुष तथा स्त्रियां दोनों ही हार श्रृंगार के शौकीन थे। स्त्रियां लंबे बाल तथा चोटी व जूड़े बनाने की शौकीन थी। वे बालों को संवारने के लिए दर्पण, कंघी और विभिन्न प्रकार की पिनों का प्रयोग करती थी, क्योंकि ये सारी चीजें खुदाई से मिली हैं। खुदाई के दौरान तांबे का दर्पण मिला है, श्रृंगार दान मिला है, काजल आदि बहुत सारी चीजें श्रृंगार से रिलेटेड मिली हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियां श्रृंगार करती थी। पुरुष दाढ़ी तथा मूछ रखते थे और कुछ पुरुष पगड़ी भी बांधते थे तथा काजल भी लगाते थे। अब है स्टूडेंट्स उनके मनोरंजन के क्या क्या साधन थे। हड़प्पावासी बहुत ही आमोद प्रिय थे। वे विभिन्न प्रकार के साधनों से अपना मनोरंजन करते थे। शतरंज खेलना व चौपड़ खेलना, शिकार करना, मछलियां पकड़ना, पशु पक्षियों को पालना तथा उन्हें आपस में लड़वाना भी उनके मनोरंजन के साधन थे। नृत्य व संगीत में भी उनकी विशेष रुचि होती थी, यानी वो नृत्य और संगीत इसमें भी विशेष रुचि रखते थे। ढोल तथा वीणा उनके मुख्य वाद्य यंत्र थे, यानी ये ढोल और वीणा उस समय के पुरातत्वविदों को दोनों चीजें मिली हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वो लोग नृत्य और संगीत दोनों में ही रुचि रखते थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, मानव आकृतियां, गाड़ियां, चींटियां तथा झुंझुने नामक खिलौने तैयार किए जाते थे, यानी बच्चे मनोरंजन के लिए इन खिलौनों से खेलते थे। अब है इनके सामाजिक जीवन में मृतकों का संस्कार कैसे करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में शव के विसर्जन की 3 प्रथाएं थी। एक था शवों को जलाकर, दूसरा था शवों को कब्र में दफनाकर और तीसरा था शव को खुले स्थान पर छोड़कर। तो ये 3 प्रकार से शवों का विसर्जन करते थे। कुछ अन्य रीति रिवाज भी थे उनके। शव के पास अनाज के बर्तन भर कर रखना, आभूषण व अन्य चीजें रखना, कब्रों की बनावट भी अलग अलग प्रकार की होना, जैसे अमीर लोगों की कब्रें शायद पक्की बनाई जाती थी, वह गरीब लोगों की कच्ची बनाई जाती थी। तो ये थे उनके जो मृतकों के संस्कार कैसे वो करते थे। अब है स्टूडेंट उनका आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न थे, समृद्ध थे और ये सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। और ये सब चीजें इन तथ्यों से प्रमाणित हो जाती हैं। सबसे पहले है कृषि। उस समय का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मिट्टी के हल मिलना, उनके खिलौने मिलना, बैलों के चित्र, खेतों की जुताई के प्रमाण, कुओं का पंजाब व सिंध से मिलना, सोर्थ घई से नहरों का मिलना आदि कृषि संबंधी प्रमाण है कि उस समय लोग कृषि करते होंगे। फिर है विभिन्न प्रकार की फसलों के प्रमाण, जौ, गेहूं, चावल, सफेद चना, तिल, राई, कपास के प्रमाण मिलना भी उस समय क्या क्या फसलें उगाई जाती थी इस बात के प्रमाण है। फिर है दूसरा इनका मुख्य व्यवसाय है बच्चों पशुपालन। जो ये मुख्य व्यवसाय करते थे उस समय दूसरा था पशुओं को पालना। हड़प्पा सभ्यता के लोग भैंस, गाय, भेड़, बकरी, बैल आदि पशुओं को पालते थे। पशुपालन ये दूध, ऊन और मांस की प्राप्ति के लिए और बोझा ढोने के लिए करते थे तथा खेती करने के लिए भी इनका प्रयोग पशुओं का किया जाता था, जैसे बैलों को हल में जोतना इत्यादि। अन्य जानवर भी वो पालते थे, जैसे बिल्ली, कुत्ता, तोता, बत्तखे, खरगोश आदि, शायद अपने मनोरंजन के लिए या कुत्ता जैसे अपने घर की चौकीदारी के लिए शायद वो पालते थे। एक और विशेष इसका पॉइंट है स्टूडेंट्स कि उनको घोड़े का ज्ञान नहीं था, क्योंकि घोड़े के अवशेष 1-2 जगह को छोड़कर कहीं से भी नहीं मिले हैं, तो घोड़े का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। उद्योग धंधे, उनके उद्योग धंधे कैसे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधों में शामिल थे, यानी उनको चलाते थे। सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, इन कार्यों में वो लगे हुए थे। ये वस्त्र बनाना, उन पर कढ़ाई करना, उनकी सिलाई व बुनाई करना इत्यादि। फिर स्टूडेंट सोने, चांदी, तांबे, कांसे आदि धातु से विभिन्न प्रकार के आभूषण व खिलौने बनाना, मूर्तियां तथा बर्तन बनाना इत्यादि, इन कार्यों में ये लोग लगे हुए थे। फिर है उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। जैसे उनको घोड़े का ज्ञान नहीं था, इसी तरह उनको एक लोहा जो धातु है उसका ज्ञान भी नहीं था, क्योंकि इस पूरी सभ्यता में कहीं से भी लोहे की वस्तु नहीं मिली है। मनके बनाना, चित्रकारी करना, बढ़ईगिरी करना, मूर्तियां बनाना आदि कार्यों में भी ये बहुत सारे लोग लगे हुए थे, क्योंकि अलग अलग जगह से ये चीजें
प्राप्त हुई हैं। फिर है स्टूडेंट्स इनके आर्थिक जीवन से संबंधित व्यापार तथा वाणिज्य, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार तथा वाणिज्य में काफी समृद्ध थे। ये एक व्यापारिक सभ्यता भी मानी जाती है। कृषि उत्पादों, औद्योगिक कच्चा माल, धातु के तैयार उत्पाद, मूल्यवान पत्थरों, सोने तथा चांदी के आभूषणों आदि का व्यापार कई क्षेत्रों के साथ किया जाता था। आंतरिक व्यापार में राजस्थान की खेतड़ी खानों से तांबा, मनके गुजरात से मंगाए जाते थे, सोना दक्षिण भारत कर्नाटक से और मूल्यवान पत्थर कश्मीर से तथा लाजवाब मणि अफगानिस्तान से मंगवाते थे। विदेशी व्यापार बच्चों ये मगान जो कि आज का ओमान है, दिलमुन बहरीन है, मेसोपोटामिया से होता था जो कि आधुनिक इराक है। विदेशों को वे सूती कपड़ा, आभूषण, मोती तथा हाथी दांत की वस्तुएं निर्यात करते थे। लंगूर, बंदर, मोर भी बाहर भेजे जाते थे। विदेशी व्यापार जलमार्ग से होता था व स्थल मार्ग से भी होता था। अब इनके आर्थिक जीवन में तौल तथा माप का क्या जो है योगदान था। इनके आर्थिक जीवन में क्या इसकी जो है तौल और माप की इन्होंने प्रणाली अपनाई हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने व्यापार की सुविधा के लिए माप और तौल की प्रणाली प्रचलित की थी। हड़प्पा की खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में बाटों का मिलना जो विभिन्न प्रकार के वजन व आकार वाले होते थे। ये सभी बाट चर्ट नामक पत्थर के बने होते थे व घनाकार होते थे। ये सभी 1, 2, 4, 8, 6, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में होते थे। धातु के तराजू तथा पैमाने भी मिले हैं जो इस बात का प्रमाण है कि इनकी नाप तोल की जो प्रणाली थी वो बहुत ही विकसित थी। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस विशाल सभ्यता के लोगों का जीवन स्तर समकालीन जो मिस्री सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता थी, बेबीलोनिया की सभ्यता थी, उनसे काफी ऊंचा था। अब है स्टूडेंट्स हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन पर्याप्त उन्नत था। इसका अनुमान इस बात से ही लगाया जाता है कि उनके बहुत से धार्मिक विश्वास आज के हिंदू धर्म में भी प्रचलित है। यानी उस समय जो उनके रीति रिवाज थे वो आज भी हिंदू धर्म में अपनाए गए हैं। जैसे देवी माँ की पूजा, हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक देवी माँ की पूजा करते थे। यह बात हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त बड़ी संख्या में मोहरों तथा ताबीजों पर अंकित स्त्री चित्रों तथा देवी माँ की मूर्तियों से स्पष्ट होती है। दूसरा है शिव की पूजा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में एक देवता की पूजा का पर्याप्त प्रचलन था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुखों वाली मुहर में उस योगी की मुद्रा में समाधि लगाए हुए दर्शाया गया है और उसे त्रिमुखी, पशुपति तथा योगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो वो शिव की पूजा करते थे और आज भी हिंदू धर्म में शिव की पूजा की जाती है। पशुओं तथा वृक्षों की पूजा। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों से प्राप्त मोहरों से हमें इस बात का पता चलता है कि वे कई प्रकार के पशुओं की भी पूजा करते थे, जैसे हाथी, गैंडे, चीते, कुबड़ वाला सांड आदि। मोहरों पर पीपल के पेड़ अधिक चित्र मिलने से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे लोग इसे काफी महत्व देते थे। यानी जब पीपल के पेड़ के अधिक चित्र मिले हैं उनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग पीपल के पेड़ को अधिक महत्व देते थे। अन्य धार्मिक विश्वास, यानी देवी माँ की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, पशुओं में जो है ये कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे और भी कई पशुओं की पूजा करते थे और प्रकृति की पूजा भी ये लोग करते थे, जैसे पीपल की पूजा करते थे। और कुछ अन्य धार्मिक विश्वास इनके क्या क्या थे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिले बहुत से पत्थर तथा चल्ले आदि देखकर हम यह बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उस समय शिवलिंग की भी पूजा की जाती थी। दूसरा, विशाल स्नानागार का मिलना इस बात का प्रमाण है कि उनका जल पूजा में भी पूर्ण विश्वास रहा था। नागों व सूर्य की पूजा भी वो करते थे क्योंकि बहुत सारे चित्र ऐसे मिले हैं। पक्षियों में विशेष रूप से घुग्गी की पूजा वो लोग करते थे। कालीबंगन तथा बनावली से बड़ी संख्या में हवन कुंडों का मिलना ये बात दर्शाता है कि ये लोग हवन भी करते थे। अब है अंधविश्वास, यानी इस सभ्यता के लोग अंधविश्वासी भी थे क्योंकि खुदाई से प्राप्त बहुत संख्या में ताबीजों का मिलना इस बात का प्रमाण है। इस बात को दर्शाता है कि ये लोग
भूत प्रेतों में भी विश्वास रखते थे और जादू टोनों में भी विश्वास रखते थे। उस समय समन वे महिलाएं और पुरुष होते थे जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने तथा साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते थे। यानी ऐसी महिलाएं और पुरुष जो अपने आप को ये कहते थे कि वो जादुई शक्तियां जानते हैं और इलाज कर सकते हैं जादुई शक्तियों के द्वारा, तो उनको समन बोला जाता था। अब है स्टूडेंट आधुनिक भारतीय समाज को देख। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि आज हिंदू धर्म में बहुत सारे रीति रिवाज, पूजा पाठ हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, जैसे देवी माँ की पूजा, शिव की पूजा, प्रकृति की पूजा और अन्य रीति रिवाज इत्यादि। अब हड़प्पा सभ्यता के लोगों का राजनैतिक जीवन कैसा था, इसके बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का राजनैतिक जीवन के बारे में कुछ निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी लिपि जो है पुरातत्वविद पढ़ नहीं पाए हैं, इसका कारण यही रहा है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों के राजनैतिक जीवन के संबंध में विद्वानों में मतभेद भी हैं और विद्वानों ने हड़प्पा स्थल की खुदाइयों के आधार पर कुछ अनुमान अवश्य लगाया है और इसका वर्णन इस प्रकार है कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा होगा। सबसे पहले है राजा के कार्य, यानी राजा क्या क्या कार्य करते होंगे। हड़प्पाई समाज के राजा द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में हम निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते कि वो क्या क्या कार्य करते होंगे। इस संबंध में केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय शासक जटिल फैसले लेते थे एवं उन्हें कार्यान्वित करते थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता एवं विशाल, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। दूसरा, विभिन्न स्थलों पर एक जैसी भवन निर्माण योजना होना, चाहे वो बड़े नगर थे चाहे वो छोटी बस्तियां थी, सब में लगभग भवन निर्माण योजना एक जैसी थी। सड़कों और गलियों का प्रबंध एक जैसा था। रोशनी तथा सफाई का प्रबंध भी लगभग एक जैसा था। एक जैसे माप तोल के बाट होना, एक जैसे मृदबाण मोहरे, ईंटों का मिलना, इस सब बातों से पता चलता है कि हड़प्पा के सभी स्थलों में राजनीतिक एकता थी, यानी उनका शासक एक ही रहा होगा। तीसरा है विशाल दुर्गों व भवनों को देखकर ऐसा लगता है कि अवश्य ही किसी एक ही राजा द्वारा ये बनवाए गए होंगे, क्योंकि ये लगभग एक जैसे ही बने हुए थे। उन्नत व्यापार देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवश्य ही किसी शासक द्वारा नियंत्रित किया जाता होगा व एक जैसा व्यापार प्रबंधन किया जाता होगा। राजमार्गों की सुरक्षा व नगरों की सुरक्षा का प्रबंध भी किसी शक्तिशाली शासक द्वारा ही किया जाता होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुरोहितों का शासन व्यवस्था पर गहरा असर रहा होगा। दूसरा पॉइंट है इसका बच्चों, कुशल शासन प्रबंध। हड़प्पा सभ्यता का शासन प्रबंध बहुत ही कुशल था, क्योंकि पुरातत्वविदों के अनुसार मोहनजोदड़ो व हड़प्पा नगर हड़प्पा साम्राज्य के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों की दो राजधानियां रही होंगी। ऐसा वो इसलिए मानते हैं क्योंकि इन दोनों स्थानों पर ही दुर्ग पाए गए हैं जहां से शायद शासक राज्य करते होंगे और वो इनकी उत्तरी और दक्षिणी राजधानियां मानते हैं। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि शायद परिषद के सदस्यों का ये सभा स्थान रहा होगा। नगरों का प्रबंध, अन्नागारों की व्यवस्था तथा व्यापारिक नियम हड़प्पा सभ्यता के कुशल शासन प्रबंध का स्पष्ट प्रमाण थे। यानी कुशल शासन प्रबंध रहा होगा, तभी इन्होंने जो है विशाल नगरों का निर्माण, विशाल भवनों का निर्माण और अन्नागारों की व्यवस्था आदि प्रबंध किए होंगे। फिर है स्टूडेंट सरकार की आय और खर्च, ये कैसे चलाते थे। विभिन्न विद्वानों के विचार हैं कि उस समय सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जो अनाज के रूप में इकट्ठा करके गोदामों में रखते होंगे। यानी जो बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, इसके आधार पर पुरातत्वविद इस बात पर पहुंचे हैं कि वो इनकी मुख्य जो आय थी वो भू राजस्व से ही उनको प्राप्त होती थी। दूसरा इनकी आय का साधन था शायद व्यापारियों से कर लेते होंगे या कुछ अन्य स्रोत भी इसके रहे होंगे जिनका ज्यादा इसमें पता नहीं चला है। सरकार द्वारा कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था, यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ऐसा प्रमाण कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ है। शासक आय का अधिकतर भाग राज्यों के कर्मचारियों तथा लोक भलाई के कार्यों, सड़कों, नालियों तथा
सफाई आदि पर खर्च करते थे, क्योंकि उस समय की जो व्यवस्था है उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है। अस्त्र शस्त्र, हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, क्योंकि वे लोग तलवारों, ढालों तथा कवचों का प्रयोग नहीं करते थे। ऐसा उस समय कुछ भी नहीं मिला है, न तलवारें मिली हैं, न ढाल मिली है, न ही कवच मिले हैं। तो ऐसे कोई भी शस्त्र वहां से प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे पता चलता है कि वो लोग शांति प्रिय थे। इनके मुख्य शस्त्र बच्चे, कुल्हाड़ियां, तीर, कमान तथा चाकू थे, और ये शस्त्र तांबे तथा कांसे के बने होते थे। कोई भी शस्त्र लोहे का नहीं मिला है। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक शांति प्रिय, समृद्ध तथा विकसित सभ्यता थी।